नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका ऑनलाइन क्लास में। हिंदी का आपको पाठ्यक्रम और उसके बारे में परिचय आपको भेज दिया था। अब हम जो है इसमें चैप्टर पढ़ने से पहले हम इसके हिंदी गद्य के साहित्य के विकास के बारे में हम पढ़ेंगे, क्योंकि इससे संबंधित क्वेश्चन आंसर आपके पेपर में आते हैं। इसलिए भी बहुत ज़रूरी है कि हम इसको थोड़ा समझें कि आधुनिक काल से पूर्व हिंदी में गद्य साहित्य इतना कम मात्रा और अविकसित संबंध के रूप में मिलता है कि इसे प्रेम नगण्य ही समझा जाता है। पूर्ववर्ती युगों में हिंदी गद्य के अविकसित रहने के क्या कारण है, लेकिन प्रथम विचारधारा के अनुसार विश्व की प्रत्येक भाषा के साहित्य में ये सामान्य प्रवृत्ति या बात दिखाई देती है। और दूसरी विचार धारा के अनुसार संस्कृत में पद का ही महत्व था। अतः परवर्ती भारतीय भाषाओं ने भी संस्कृत के इसी आदर्श का पालन किया था। हिंदी में गद्य का विकास नहीं हो सका। इस संदर्भ में डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त के विचार अधिक अच्छे हैं कि जब किसी युग में जीवन का दृष्टिकोण बौद्धिक परत यथार्थवादी अधिक होता है तो उसमें गद्य को अधिक प्रोत्साहन मिलता है, जबकि इसके विपरीत जीवन में भावुकता, तर्क शून्यता, आध्यात्मिकता और कल्पनाओं के प्रतिष्ठित होने पे अभिव्यक्ति पद का माध्यम बनाती है। भारतीय इतिहास की दृष्टि से ईसा की 7वीं 8वीं शताब्दी से 18वीं की शताब्दी के मध्यकालीन युग को कहा जाता है। इस युग में यथार्थवाद के स्थान पर भावुकता, अंधविश्वास, काल्पनिकता आदि स्थिति थी। ऐसी स्थिति में साहित्यकारों ने पद की ओर उन्मुख होना स्वाभाविक था। कालांतर में जब मुद्रण यंत्र यानी छपाई की मशीन आई तो उससे शिक्षण संस्थानों की स्थापना, धार्मिक, सामाजिक, बौद्धिक आंदोलन के उत्थान और पत्र पत्रिकाओं के प्रसार आदि के कारण जीवन में जैसे जैसे ज्ञान, तर्क और चिंतन की प्रतिष्ठा हुई, वैसे ही गद्य साहित्य का भी विकास होता गया। यही कारण है कि 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से हिंदी गद्य साहित्य का विकास माना जा सकता है। 19वीं शताब्दी के बाद तो गद्य साहित्य की इतनी तरक्की हुई कि साहित्यकार तो हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को गद्य काल की संज्ञा देते हैं। निष्कर्ष रूप से हम कह सकते हैं कि आधुनिक काल के पूर्व हिंदी गद्य के अभाव का सबसे बड़ा कारण जीवन की विभिन्न राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक बौद्धिकता के स्थान पर रागात्मक दार्शनिकता के स्थान पर भक्ति और यथार्थवाद को काल्पनिकता की प्रतिष्ठा का हो जाना है। और 100 वर्षों में जो हिंदी की प्रगति है वो बहुत ही आश्चर्यजनक है। इसमें गद्य और पद की सापेक्षिक विधिवत पहचान करके इसकी एक धारणा बनाई है। आप देखते हैं पेज नंबर 2 पे सामान्य रूप से विद्वानों ने साहित्य को 2 शैली माने, एक गद्य और एक पद। गद्य एक वाक्य विचारात्मक रचना होती है, पद छंदोबद्ध और लयात्मक कवि होती है। इस प्रकार से गद्य और पद में अंतर है। हम जानते हैं कि मनुष्य की संवेदनशील मस्तिष्क और हृदय दोनों को प्रभावित करती है। भाव को उन्देलिन और विकेशशील मनुष्य का मानस सृष्टि करता चलता है और मस्तिष्क में आलोकित विचार गद्य का रूप ग्रहण करते हैं। इसमें संशय नहीं कि मनुष्य का हृदय बुद्धि से पहले क्रियाशील हुआ और पहले काव्यात्मक और उसके बाद साहित्य का गद्यात्मक रूप विकसित हुआ। ही कारण के पद को हृदय की भाषा और गद्य को मस्तिष्क की भाषा कहा जाता है। इसमें कोई अटल नियम नहीं है। फिर भी उदाहरण के लिए नाटक, कहानी, संस्मरण, ललित निबंध समानते भाव प्रमाणन होता है। इन्हें गद्य की श्रेणी में ही रखा जाता है। और गद्य और पद में अंतर करते हुए देखेंगे इस प्रकार। गद्य और पद का अंतर स्थापित करते हुए गद्य की तार्किकता और पद की भावकता, अटल पूर्ण
अपवाद रहित नहीं माने जा सकते। कहने का अर्थ है गद्य में चिंतनशील स्थितियों का और पद में भावात्मक स्थितियों का सहज ही वर्णन होता है। हमारी बौद्धिक चेष्टाओं और चिंतनशील अभिव्यक्ति के साधन है, जिसमें तर्क विवेक की प्रधानता के साथ भावुकता का भी रूप होता है। गद्य रचना की अपनी सीमाएं होती है और पद की अपनी। गद्य में व्याकरण विन्यास ये अंतर है बच्चों। ये गद्य में और पद में क्या अंतर है, अंतर बताया जा रहा है गद्य और पद में। क्या अंतर है और योजना का होता ध्यान रखना पड़ता है। जबकि पद लय छंद से काव्य शास्त्रीय नियमों से बद्ध होती है। यति गति और पद लेखक के सहायक तत्व होते हैं और लेखक के विराम चिन्ह आयत सिद्ध होते हैं। गद्य में निश्चित अर्थ के शब्दों का प्रयोग होता है और सीधी अभिव्यक्ति होती है। पद में सांकेतिक शब्दों का व्यंजक शब्दों का प्राधान्य होता है। यही कारण है कि गद्य में पद की अपेक्षा भाषा का अनुशासित व्यवस्थित रूप होता है और उसमें अनुभव और संवेदन की प्राप्ति ललितपूर्ण अभिव्यक्ति होती है। जबकि चिंतन विशेषण से वैचारिक तत्वों की तथ्यात्मक अभिव्यक्ति के माध्यम से जाती है। शब्दों की दृष्टि से शब्दों में उसके स्थान पर ही रखा जा सकता है। पद में शब्द का कोई निश्चित नियम नहीं होता। यही कारण है कि पद के अर्थ को ठीक से समझने के लिए उसके अन्वय यानी क्रम स्थापन करना जरूर होती है। पद में भाव तत्व का प्रधानता होती है और विचार तत्व गौण रूप से विद्यमान रहता है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि गद्य में विचार तत्व की प्रधानता और भाव तत्व की गौणता रहती है। पद में विचारात्मक मुखर उठने पर उसकी शैली विचार प्रधान हो जाती है और जहाँ पद में गद्य की विशिष्टता का ग्रहण शुष्कता और निरसता का संचार करता, वहीं गद्य में पद की विशेषताओं के सम्मिलित हो जाने से गद्य का रूप मनोरम और प्रभावी हो जाता है। यही कारण है साहित्य मूलतः सौंदर्य की सृष्टि है। सौंदर्य माने सुंदरता और हमारी अनुभूति और मान्यता का प्राण है। गद्य के स्वरूप को स्पष्ट करने के लिए उसमें व्युत्पत्ति कारक आप पर विचार करें। गद्य जो है गद्य धातु के यत् और प्रत्यय जोड़ने से बनता है, जिसका गद्य का अर्थ होता है बोलना, बतलाना या कहना। दैनिक जीवन की सामान्य बोलचाल की शैली में गद्य का ही प्रयोग होता है। पद में कोई बोलता है, बातचीत नहीं करता, ठीक है ना। व्यवहारिक जीवन में बुद्धि से अधिक हम काम लेते हैं और बुद्धि का संबंध विचारों से होता है। इसलिए गद्य का माध्यम ही उपयुक्त होता है और यहाँ पे व्यवहारिक बौद्धिकता वैचारिकता का रूप निर्धारण करते हैं। हम शुद्ध साहित्य की परिधि से बाहर निकल जाते हैं और विज्ञान और मानविकी क्षेत्र में प्रवेश कर जाते हैं, क्योंकि ये विषय तथ्यपरक वैचारिक होते हैं। स्थिति में प्रश्न भी बहुत सहज हो जाता है। क्या गद्य केवल वैज्ञानिक विषयों के लिए उपयुक्त है? नहीं, ललित साहित्य के लिए इसका प्रयोग अनुचित है, परंतु वास्तविकता ऐसे नहीं। ललित साहित्य में भी सशक्त प्रभाव ढंग से लिखे जाते हैं। पद का संबंध गद्य की तुलना में अनुभूतियों से अपेक्षाकृत अधिक होता है। अन्वेषण यानी खोज, परीक्षण, चिंतन से भी प्राप्त होता है। अनुभव संदेह से प्राप्त तत्व पद और गद्य दोनों ही व्यक्त हो सकते हैं। यही कारण है कि जब गद्य की भाषा बिंब विधारणी हो जाती है तो ललितपूर्ण होकर पद के निकट आ जाती है और पद की भाषा तथ्यपरक वर्णनात्मक होती है तो गद्य के निकट आ जाती है। इस प्रकार से गद्य और पद के दोनों में भाव तत्व ही होते हैं। ये केवल इतना है कि इसमें विचार संतुलन बना रहे। इसी प्रकार से प्रयोग और प्रयोजन के भाषा के 3 प्रकार बताए गए हैं। दैनिक व्यवहार की भाषा, शास्त्रीय विवेचन की पूर्ण भाषा और साहित्यिक ललित भाषा। लेखक के व्यक्तित्व और मन स्थिति के आधार पर गद्य की विविध शैलियां जन्म लेती है, यथा समास, व्यास, धारा, निक्षेप, तरंग आदि। गद्य की विधाओं के लिए एक शैली का काम नहीं दे सकती आते। गद्य में विधाओं में शैलियों की विविधता पाई जाती है। कहीं वाक्य छोटे हैं, कहीं बड़े, कहीं सूक्तियों और
मुहावरों की प्रधानता होती है। कई भाषा सीधी सपाट यानी प्लेन होती है। उद्देश्यों के और विधेय के क्रम परिवर्तन द्वारा भी गद्य के अनेक रूप में संगठित किए जा सकते हैं। गद्य की जितनी विधाएं हैं उतनी उसकी शैलियां हैं। शैलियां मतलब लिखने का ढंग, शैली। हिंदी गद्य की विभिन्न विधाओं में नाटक, कहानी, संस्मरण, एकाकी, रेखा चित्र, रिपोर्टाज, यात्रावर, डायरी, संस्मरण, वीरगाथा आदि है। ये सब बच्चों हम इसके बाद में चर्चा करेंगे। और गद्य के प्रयोग को 3 अर्थों में किया जा सकता है, व्यापक अर्थ में, और भाषा विज्ञान की दृष्टि से दूसरे अर्थ में, और तीसरे अर्थ में सीमित अर्थ में। हिंदी 8 बोलियां, ब्रजभाषा, खड़ी बोली, बुंदेली, हरियाणवी, कन्नौजवी, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। इसके साथ साथ 3 उपभाषाएं, राजस्थानी, पहाड़ी, बिहारी और मैथिली, ये भी हमारे देश की भाषाएं हैं। और भाषा विज्ञान की दृष्टि से हिंदी को उपयुक्त 8 बोलियों पर आधारित भाषा के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। अपने सीमित अर्थ में हिंदी से दिल्ली और मेरठ के आसपास बोले जाने वाली खड़ी बोली के परिनिष्ठित और साहित्यिक रूप का अर्थ ही ग्रहण किया जाता है। यही एक भाषा जो है हमारी खड़ी भाषा है। और आज हिंदी जो पूरे भारतवर्ष की राष्ट्रभाषा के रूप में मान्य है, हिंदी भाषा प्रदेश की विद्यालयों में पढ़ाई जाती है। हिंदी गद्य के समग्र और उसकी संपूर्ण शक्ति के विकासात्मक ज्ञान के लिए क्रमबद्ध इतिहास का अध्ययन नितांत जरूरी है। और ये 2 शीर्षक आधुनिक काल से पहले और आधुनिक काल में हिंदी गद्य के अंतर्गत प्रस्तुत किया जाता है। तो बच्चों भी हमने हिंदी गद्य के विकास के इतिहास को समझा, और अब हम आधुनिक काल से पूर्व गद्य के बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। अभी फिलहाल ही यहाँ तक आपको पढ़ा दिया गया। आधुनिक काल से पूर्व हिंदी गद्य का ये भी आपको आवश्यक रहा, इसके बारे में बताएंगे। हिंदी गद्य की भाषा की दृष्टि से इसे 4 भागों में बांटेंगे, जिसमें ये एक राजस्थानी और दूसरी भाषाएं हैं। तो बच्चों ये आपको हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास के बारे में समझाया गया है, इसे ध्यान से समझ लें, क्योंकि इसमें प्रश्न उत्तर बनते हैं तो आपको ये समझ लेना है। धन्यवाद।